हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोग को जो बिजनेस स्टडीज व्यवसायिक अध्ययन में एनसीईआरटी की बुक्स चलती हैं उसको मैं आप लोग को कंप्लीट करा रही थी। तो सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा था जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रबंध के सिद्धांत के बारे में कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, क्या उनका महत्व होता है, किस तरह के होते हैं, उनकी प्रकृति क्या होती है, ये हमारा चल रहा था। इसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था, आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आप किसी भी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो जिसमें आपका सब्जेक्ट कॉमर्स रिलेटेड है, वहाँ पर आपको एनसीईआरटी की बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि यही बेस होता है आगे एग्जाम जो आप लोग के आ रहे हैं, जो भी कंपटीशन का लेवल होता है यहाँ पर ये बेस होता है। अगर आपका एनसीईआरटी की बेस पूरा क्लियर होगा तो आगे कोई भी एग्जाम में आप देंगे, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, अकाउंटेंसी हो, अल्टर का हो, किसी भी तरह का हो, तो आपका बेस क्लियर रहता है। तो अब बात आती है कि क्या है प्रबंध का सिद्धांत। तो प्रबंध के सिद्धांत बहुत तरह से दिए हैं, जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था। ये जो आपके टेलर का वैज्ञानिक सिद्धांत है, तो यहाँ पर हम क्लासिकल थ्योरी जो है उसके बेसिस पे हम पढ़ रहे हैं। तो टेलर का वैज्ञानिक सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कह सकते हैं आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेलर जो थे F.W. टेलर, उन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया था उसको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट या फिर वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत कहते हैं। तो इसको सिद्धांत को समझने से पहले थोड़ा सा हम उनकी जीवन के बारे में यहाँ पर देख रहे होंगे, अब समरी में दे रखा है कि कौन थे, क्या थे, कहाँ पर उन्होंने कार्य किया है, उसको समझ लेते हैं। समय अवधि जो दे रखी है 20 मार्च 1856 से 21 मार्च 1915 दे रखी है कि इनका जो जन्म हुआ था। जो पेशा था इनका अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे ये। शिक्षा इनकी 1883 ईस्वी में स्टोमस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली थी। और इन्होंने जो कार्य किया था तो अलग अलग टाइम पर बताया हुआ है। इन्होंने 1876 में शिक्षार्थी थे मैग्निस्ट के, 1884 में, उसका 1896 में, फिर 1900, 1906 से 1907 तक ये अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रधान रहे हैं। इन्होंने जो लेखन कार्य किया है ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि बुक्स के नाम पूछे जाते हैं और ये आता है कि किसकी बुक है। जैसे द अमेरिकन मैगजीन में द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये बहुत पूछा जाता है कि द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, या आपको मैचिंग क्वेश्चंस में दे सकता है कि किसकी है। तो ये इनकी ही बुक थी। मार्च से मई 1911 के मध्य इन्होंने बुक लिखी थी, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। दिसंबर 1906 में ऑन दी आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स। तो ये सारी चीजें देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। वैसे मोस्टली जो पूछी जाती है वो आपकी यही वाली पूछी जाती है। अमेरिकन मैगजीन जो उन्होंने दिया था द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में एक उनका लेख छपा था, तो किसका है, तो आपका हो जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो जन्मदाता है कौन, फ्रेडरिक विल्सो टेलर। इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विल्सो टेलर। ये फुल नेम भी पूछ सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब आ जाती है इसके डिटेल में, थोड़ा सा देख लेते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर थे, मैं समझ लिया। इसमें औद्योगिक कार्यक्षमता में सुधार करना चाहते थे कि जहाँ पर कार्य कर रहे थे तो ये चाहते थे कि कैसे उसकी जो औद्योगिक क्षमता है, कार्य क्षमता, एफिशिएंसी है, उसको सुधारा जाए। तो 1874 में एक शिक्षार्थी मैकेनिक बने, जहाँ उन्होंने उनसे नीचे स्तर के जो कारखाना था, जो काम कर रहे थे लोग, उसकी परिस्थितियों को देखा, उसमें ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद इन्होंने सोचा कि कैसे उसको सुधारा जाए, औद्योगिक क्रांति कैसे लाई जाए जिससे कि काफी एफिशिएंसी के साथ काम किया जा सके। तो जिसमें इनका ये मानना था कि यदि कार्य का वैज्ञानिक रीति से विश्लेषण किया जाए तो इसको करने का सर्वोत्तम ढंग ढूंढा जा सकता है। कि विज्ञान क्या होती है मैं आपको पहला समझा चुकी हूँ। ये क्रमबद्ध अध्ययन होता है, कारण परिणाम पर आधारित होता है, तथ्यों पर आधारित होता है। तो इन्होंने भी ये सोचा कि अगर हम प्रबंध के जो सिद्धांत है, प्रबंध है, उसको भी कुछ इस तरह से लागू करें कि वो उसमें साइंटिफिक रूप से हो, वो जिसमें साइंटिफिक में हमें क्या पता होता है कि हमें ये आइडिया लग जाता है कि इसके क्या रिजल्ट आ सकते हैं और इसके रिजल्ट पूरी तरह से 100% एक्यूरेट होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ही अगर प्रबंध के सिद्धांतों को भी बनाए तो हमारा काम क्या होगा, ज्यादा आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा और सर्वोत्तम ढंग से होगा। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इनका विश्वास था कि समकालीन प्रबंध अभी अपनी शैशवावस्था में था तथा उसका एक शास्त्र के रूप में अध्ययन करने की आवश्यकता थी। वे भी चाहते थे कि कर्मचारियों को प्रबंध में सहयोग करना चाहिए, श्रम संगठनों की कोई आवश्यकता नहीं है। सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्रशिक्षित एवं योग्य प्रबंधक तथा सहयोगी एवं नूतन विचार वाले कार्यदल के बीच साझेदारी से प्राप्त होंगे। दोनों पक्षों को एक दूसरे की आवश्यकता है। ये सारे उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला था या फिर एक निष्कर्ष पे वो पहुंचे थे
उसके बाद 1911 में द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट शीर्षक से प्रकाशित लेख में उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट शब्द की रचना की। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट शब्द सबसे पहले कहाँ पर आया था, अगर ये क्वेश्चन बनता है, ये सारे पॉइंट्स नोट करते जाइएगा, आपको अलग से कहीं नहीं मिलेंगे। ये जो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं वहाँ पर आपको बहुत सी डिटेल में दे रखी होती हैं चीज़ें, तो वहाँ से नोट्स बनाना आसान रहता है। तो 1911 में जो इनका एक लेख छपा था द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसी में ही साइंटिफिक मैनेजमेंट शब्द की पहली बार रचना की गई थी। जब उन्हें बैथलेहम स्टील कंपनी से निकाल दिया गया तब उसने शॉप फ्लोर शीर्षक से एक पुस्तक लिखी जिसकी ठीक ठीक बिक्री हुई थी। उसे अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रधान चुना गया, जिस पर वे 1906 से 1907 तक रहे हैं। तो ये सारी इनके बारे में बताया हुआ है कि इनका बैकग्राउंड क्या रहा है। देखते हैं कि जो वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत इन्होंने दिया था, इसमें इन्होंने क्या चीजें बताई थी। तो इसमें एक नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, अंगूठा टेक का नियम। तो क्या है ये अंगूठा टेक का नियम? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि ये अंगूठा टेक का नाम किसने दिया है। तो किसने दिया है? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया है। क्या था ये? तो औद्योगिक क्रांति के प्रारंभिक दिनों में जबकि कारखाना संगठन की कोई स्थापित पद्धति मीमांसा नहीं थी, कारखाना मालिक अपने अथवा प्रबंधक जो होता है, प्रबंध कार्य करते हुए आने वाली समस्याओं का समाधान करते समय अधिकांश व्यक्तिगत निर्णयों पर ही निर्भर करते थे। यानी कि अपना पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर निर्णय लेते थे चीजों को, कोई भी पूरी एक व्यवस्थित प्रणाली नहीं थी जिससे कि डिसीजन लिए जाते थे। इसीलिए इन्होंने कहा है, जैसे कि कोई पढ़ा लिखा नहीं होता, उसको कुछ नहीं आता तो उसे अंगूठा टेक कहते हैं ना, कोई वैसे ढंग से काम नहीं होता। तो सेम वही चीज यहाँ पर उन्होंने कही थी प्रबंध को लेकर के कि जो भी निर्णय लिए जाते हैं, जो कारखाने के मालिक होते हैं, स्वामी होते हैं, वो अपने अनुसार व्यक्तिगत तौर पर ले लेते हैं। इसलिए इसे इन्होंने अंगूठा टेक नियम कहा था। तो अंगूठा टेक नियम अपनाने पर कारखानों का प्रबंध करते समय प्रबंधक परिस्थिति के अनुसार कार्य कर सकते थे, लेकिन उन्हें प्रयत्न या मूल की पद्धति की सीमाओं का सामना करना पड़ता था। उनके अनुभव को विशिष्टता प्रदान करने के लिए ये जानना महत्व रखता था कि कौन कार्य करता है तथा ऐसा क्यों करता है। यानी कहने का मकसद उनका ये है कि कोई कार्य कौन कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, क्या जिस तरह से हो रहा है उससे सही परिणाम प्राप्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इन सब के बारे में कोई व्यवस्थित प्रणाली नहीं है जिससे कि निर्णय लिया जा सके। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया था, अंगूठा टेक के स्थान पर वैज्ञानिक प्रबंध का सुझाव दिया था। कि उन्होंने कहा था कि अंगूठा टेक की जगह पर वैज्ञानिक प्रबंध को लाया जाए, वैज्ञानिक ढंग से प्रबंध का कार्य किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है, जो मानवीय क्रियाएं थी उसको बहुत ही छोटे छोटे भागों में उन्होंने विभाजित कर दिया था, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि कम समय एवं अधिक उत्पादकता से किस प्रकार किया जा सकता है, कि उस कार्य को कम से कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिव कैसे बनाया जा सकता है। इसमें उन्होंने क्या किया कि व्यावसायिक क्रियाओं को स्तरीय उपकरण उत्पादन में वृद्धि हेतु पद्धतियों प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा करना, गुणवत्ता में सुधार करना और लागत तथा बर्बादी को कम करना निहित था। इसमें उन्होंने क्या किया कि वैज्ञानिक प्रबंध ये जानने की एक कला है। अगर आपसे पूछे डायरेक्टली कि वैज्ञानिक प्रबंध क्या है, तो ये जानने की कला है कि आप श्रमिकों से क्या काम कराना चाहते हैं और फिर ये देखना कि वो उसको सर्वोत्तम ढंग से एवं कम से कम लागत पर कैसे करे। ये हो जाएगा वैज्ञानिक प्रबंध। सबसे अच्छी निष्कर्ष तौर पे आपसे पूछा जाए वैज्ञानिक प्रबंध क्या है, तो एक कला है क्या जानने की, ये जानने की कि श्रमिक कम से कम समय में अच्छे से अच्छा कार्य कैसे कर सकते हैं। तो इसमें कुछ उन्होंने अलग अलग चीजें बताई हैं, ये देख लेते हैं। विज्ञान पद्धति ना कि अंगूठा टेक नियम। उन्होंने माना है कि वैज्ञानिक ढंग से उन विधियों को बनाया जाए, सुनियोजित ढंग से, ना कि अपने व्यक्तिगत निर्णय के तौर पर बिना कुछ सोचे समझे कोई भी निर्णय लिए जाए। फिर आ जाएगा सहयोग ना कि टकराव। इनका मानना था कि उत्पादन में जो कारखाना के प्रणाली है उसमें प्रबंधक हैं, मालिक हैं, श्रमिकों के बीच की कड़ी होते हैं। जो प्रबंधक होगा, जो स्वामी होते हैं, जैसे जब छोटे पैमाने पर देखिए, जब छोटे पैमाने पर कोई भी चीज का उत्पादन हो रहा है तो वहां पर प्रबंधक और स्वामी एक हो सकते हैं, लेकिन जब बड़े पैमाने पर हो रहा होता है, कारखाना प्रणाली है, कहीं फैक्ट्री मिल है, तो वहां पर जो मैनेजमेंट कर रहा है, मैनेजर है, काम कर रहा है, या फिर जो मेन ओनर होते हैं वो अलग अलग होते हैं और श्रमिक अलग होते हैं। तो जो मैनेजमेंट होता है वो बीच की कड़ी बन जाता है स्वामी, जो ओनर है, और जो श्रमिक है उनके बीच। तो वहां पर उनके बीच में टकराव ना हो, आपस में मिल करके सहयोग से काम कर सके। ये कैसे पॉसिबल है, जब वैज्ञानिक ढंग से पूरी एक नियोजित ढंग से कार्य किया जाएगा तभी पॉसिबल होगा। इसमें इन्होंने उदाहरण भी दिया है कि जो जापानी होते हैं उनकी कार्य संस्कृति इस स्थिति का उत्कृष्ट उदाहरण है। जापानी कंपनियों में प्रतिवत शैली का प्रबंध होता है, प्रबंधक एवं श्रमिकों के बीच कुछ भी छुपा नहीं होता।
श्रमिक यदि हड़ताल करते हैं तो वे काले बिल्ले लगा लेते हैं, लेकिन प्रबंध की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए सामान्य घंटों से भी अधिक कार्य करते हैं। यानी कि वो प्रोटेस्ट तो करते हैं, लेकिन ये दिखा सिर्फ वो काले कलर के बैचेस लगा लेते हैं कि हाँ वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, काम को नहीं रोकते हैं, बल्कि प्रबंध उनको सही से समझ सके इसके लिए वो सामान्य घंटों से ज्यादा कार्य करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि नॉर्मली आप देखते हैं कि अगर किसी को प्रोटेस्ट होता है तो काम बंद हो जाता है, हड़ताल कर दी जाती है, काम रुक जाता है, लेकिन इसमें जो उन्होंने जापानी उसका उदाहरण दिया है तो वहां पर वो इस तरह से प्रोटेस्ट करते थे। उसके बाद आ जाता है सहयोग, ना कि व्यक्तिवाद, कि मतलब हम सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, जो श्रमिक हैं अपने बारे में ना सोचे कि उनको डेली इतनी ही सैलरी मिलनी है, इतनी वेजेस मिलनी है तो वो सिर्फ अपने अकॉर्डिंग कार्य करेंगे, वो बल्कि मिल करके सहयोग के साथ काम करें। तो ऐसा तभी होगा कि जब उनके काम को सही घंटे निर्धारित होंगे, उनको सही दशाएं दी जाएंगी कार्य करने की, उनको सही उनकी श्रमिक दिया जाएगा, मजदूरी सही ढंग से मिलेगी। अगर वो एक्स्ट्रा काम कर रहे होंगे तो उसके लिए उनको अलग से बेनिफिट दिया जाएगा, तो इसके लिए बहुत सी इंसेंटिव स्कीम चलाई जाती हैं, प्रेरणात्मक योजनाएं चलाई जाती हैं, तो वो सारी आ जाएंगी इसमें। उन्होंने कहा था कि सहयोग की भावना रखी जाए, कि उनके अंदर भी सहयोग रहे, वो आपको भी सहयोग दे सके, ना कि सिर्फ व्यक्तिवाद को। फिर आ जाता है प्रत्येक व्यक्ति का उसकी आधिकारिक क्षमता एवं समृद्धि के लिए विकास, कि प्रत्येक व्यक्ति की जो औद्योगिक कार्य क्षमता अधिकांश रूप से क्या होती है, कर्मचारियों की योग्यता पर निर्भर करती है। वैज्ञानिक भी कर्मचारियों के विकास को मान्यता देता है। वैज्ञानिक तरीके से कार्य करने के परिणाम स्वरूप जो श्रेष्ठतम पद्धति विकसित की गई, उसको सीखने के लिए कर्मचारियों का प्रशिक्षण आवश्यक था। तो टेलर का विचार था कि कुशलता की नींव कर्मचारी चयन प्रक्रिया में ही पड़ जाती है। प्रत्येक व्यक्ति का चयन वैज्ञानिक रीति से होना चाहिए। जो कार्य उसे सौंपा जाता है वह उसकी शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक योग्यताओं के अनुरूप होना चाहिए। यानी कि हर कार्य करने के लिए कुछ अलग अलग योग्यताएं होती हैं, और जिस व्यक्ति में वो योग्यताएं हैं उसको वही कार्य सौंपेंगे तो उस कार्य को आसानी से कर पाएगा। जैसे कि कोई भी वैकेंसीज आती हैं तो उसमें अलग अलग दे रखी होती हैं, फिजिकल भी कितना होना चाहिए, या और उसके अलावा जो मेंटल होता है तो उसके लिए तो एग्जाम कराए जाते हैं, कंडक्ट होते हैं, कहीं पर इंटरव्यू भी होते हैं, उसका फिजिकल टेस्ट होता है, तो बहुत सी चीजें होती है। कहीं पर कंप्यूटर की जरूरत है तो वहाँ पर टाइपिंग वगैरह के स्क्रीनिंग के टेस्ट अलग से होते हैं। तो जिसकी जो रिक्वायरमेंट है जिस पोस्ट के लिए, उसी के अकॉर्डिंग ही उस पोस्ट पर उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाए, जिससे कि कार्य को कम समय में ज्यादा एफिशिएंसी के साथ अच्छे ढंग से किया जा सके। तो ये हो जाएगा हमारा क्या विशेषताएं हैं वैज्ञानिक प्रबंध में। फिर आ जाते हैं वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक, कि आइए उसके द्वारा निर्धारित तकनीकों पर चर्चा करें, या उसके अंदर कैरियर जीवन वृत्ति के दौरान किए गए शोध कार्यों पर आधारित है। यानी कि क्या होता है, किस तरह से वैज्ञानिक प्रबंध का कार्य होता है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कार्यात्मक फोरमैनशिप। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं अक्सर। यहाँ पर जो है फोरमैनशिप क्या है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो आइए देखते हैं कि कारखाना प्रणाली में फोरमैन व प्रबंधक होता है, जिसके सीधे संपर्क में श्रमिक प्रतिदिन आते हैं। इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में हमने पढ़ा था कि फोरमैन निम्नतम स्तर पर प्रबंधक होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि 3 लेवल के होते हैं, जो आपका उच्च प्रबंधक था, मध्य स्तर था, फिर निम्न स्तर था। तो जो फोरमैन किस में आ रहा था, निम्न स्तर में। फोरमैन से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, पीजीटी में भी आया है, तो बच्चे वहां पर कंफ्यूज हो गए थे कि फोरमैन जो होता है वो किस स्तर के प्रबंधक स्तर में आता है। तो आपका जो सबसे निचली श्रेणी के होते हैं उसमें आता है। वह केंद्र बिंदु होता है जिसके चारों ओर पूरा उत्पादन, नियोजन, क्रियान्वयन एवं नियंत्रण घूमता है। यानी कि क्या करते हैं, जो श्रमिक वर्ग होता है उससे सबसे ज्यादा काम को कराना, किस ढंग से काम हो रहा है उससे डायरेक्ट उस पर कंट्रोल रखना, वो सारी काम जो होता है वो जो फोरमैनशिप के प्रबंधक होते हैं उनके द्वारा ही किया जाता है। तो टेलर ने कारखाना ढांचे में इस भूमिका के निष्पादन के सुधार पर ध्यान दिया था। वास्तव में एक अच्छे फोरमैन या फिर पर्यवेक्षक की योग्यताओं की सूची तैयार की, लेकिन पाया कि कोई भी व्यक्ति इनको पूरा नहीं कर सका। इसलिए उसने 8 व्यक्तियों के माध्यम से क्रियात्मक फोरमैन का सुझाव दिया था, और यही क्या कहलाता है, क्रियात्मक फोरमैनशिप कहलाता है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि ये क्या होगा और किस तरह से इसका कार्य होता है। इसको अगर हम और अच्छे से डिटेल में समझना चाहें कि क्या होता है, किस तरह से कार्य किया जाता है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक चार्ट बना हुआ है। सबसे नीचे श्रमिक है, सबसे ऊपर क्या है, कारखाना प्रबंधक है। तो सबसे पहले कारखाना प्रबंधक है, उसके 2 अधिकारी बनाए हैं, नियोजन अधिकारी और उत्पादन अधिकारी। नियोजन अधिकारी में 4 आपके आ जाते हैं, निर्देशक कार्ड क्लर्क, कार्यक्रम क्लर्क, समय एवं लागत क्लर्क और अनुशासक। और इधर उत्पादन अधिकारी, इसमें गति नायक, टोली नायक, मरम्मत नायक और निरीक्षक आ जाएगा। उसके बाद ये किससे सीधे जुड़े रहते हैं, ये जुड़े रहते हैं श्रमिक से। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एक प्रबंध में कार्य होता है। अब इसी आप ये कह सकते हैं कि एक कारखाना प्रबंधक किस तरह से कार्य करता है और कैसे वो श्रमिक के साथ कनेक्ट होता है।
फिर आ जाता है कार्य का मापीकरण सरलीकरण। ये सब वो तकनीकें हैं जिसके माध्यम से उन्होंने कहा था कि कैसे जो वैज्ञानिक प्रबंध है उसको लागू किया जाए। हम बहुत अच्छे से डिटेल में समझ रहे हैं जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। फिर आ जाता है कार्य का मापीकरण सरलीकरण। इसमें क्या रहेगा कि मापीकरण में क्या होता है, एक स्टैंडर्ड जब हम किसी चीज का सेट कर रहे हैं कि कैसे किसी कार्य को किया जाना है, या जब हम कार्य करेंगे तो कैसा निकल करके आएगा, उसकी समझ लीजिए एक पूरी आप कह सकते हैं कि एक बॉडी तैयार कर ली जाती है। उसको हम देख करके एक सिंबल की तरह, एक प्रतीक की तरह, एक लक्ष्य की तरह हमारे सामने वो हो जाता है कि हमें इसी के अनुसार कार्य को अपने करना है। तो यहाँ पर उन्होंने जैसे बताया है कि टेलर मापीकरण के जबरदस्त पक्षधर थे। उनके अनुसार अंगूठा टेक नियम के अंतर्गत उत्पादन पद्धतियों के विश्लेषण के लिए वैज्ञानिक पद्धति को अपनाना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ प्रणाली को माप के विकास के सुरक्षित रखा जा सकता है तथा उसमें और सुधार किया जा सकता है। इसे पूरे संगठन में उपयोग में लाया जाना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है, कुछ अध्ययन किए हैं। कौन से अध्ययन है? समय अध्ययन है, फिर आ जाएगा गति अध्ययन, फिर आ जाएगा थकान अध्ययन। तो ये कुछ उन्होंने अध्ययन किए हैं। इसको टाइम स्टडी बोलते हैं, मोशन स्टडी हो जाती है। तो अभी इसको हम डिटेल में देखेंगे कि जो स्टडीज हैं इसमें इन्होंने क्या क्या चीजें समझाई हैं। एवं कार्यविधि अध्ययन सम्मिलित होता है जिसका वर्णन इस अध्याय में आगे हम पढ़ेंगे। अब मापीकरण से अभिप्राय क्या है, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि प्रत्येक व्यावसायिक क्रिया के लिए मानक निर्धारण प्रक्रिया से है। मापीकरण प्रक्रिया क्या होगी? कच्चे माल, समय, उत्पाद, मशीनरी, कार्य पद्धति अथवा कार्य शर्तों का हो सकता है। ये मानक मानदंड होते हैं उत्पादन के दौरान जिनका पालन करना होता है। तो मापीकरण के उद्देश्य दे रखे हैं कि स्थायी ढंग से आकार विशिष्टताएं सीमित कर देना होता है। फिर निर्मित भाग उत्पादों के प्रस्ताव बदल लेने की योग्यता स्थापित करना, माल की श्रेष्ठतम गुणवत्ता को स्थापित करना, व्यक्ति एवं मशीन के निष्पादन के मानक निर्धारित करना। फिर आ जाता है सरलीकरण। सरलीकरण क्या है कि सरलीकरण का उद्देश्य होता है व्यर्थ किस्मों, आकार एवं आयामों को समाप्त करना, जबकि मापीकरण का अर्थ होता है वर्तमान किस्मों के स्थान पर नई किस्में तैयार करना। तो सरलीकरण में क्या होता है कि अनावश्यक जो हम कार्य कर रहे हैं या उत्पादन की जो अनावश्यक अनेकताएं हैं उनको समाप्त कर दिया जाता है एवं एक भाषा एक जैसा उत्पाद जो होगा वो प्रोड्यूस होता है। जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर यूनिट कॉस्टिंग जो होती है, तो यूनिट कॉस्टिंग में क्या होता है, एक जैसे समान तरीके के जो चीजें होती हैं उनका उत्पादन किया जाता है। तो वही आपका सरलीकरण हो जाता है। इसमें क्या रहेगा, जो श्रम होगा, मशीनरी है, उपकरण है, की लागत बचत हो जाती है क्योंकि हमें अलग अलग तरह की मशीनरी नहीं रखनी पड़ती है। अलग अलग श्रमिकों को अलग अलग ढंग से कार्य करने के लिए वो नहीं करना पड़ता है। एक तरह का उत्पादन हो रहा है, एक जैसा हो रहा है, तो आसानी से वो प्रक्रिया चलती रहती है। जिसमें अधिकांश बड़ी कंपनियां जो है, जैसे नोकिया है, टोयोटा है, माइक्रोसॉफ्ट आदि ने मापीकरण सरलीकरण का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया है। एक आपने मानक सेट कर दिया कि इस तरह का ऐसा होना चाहिए, उसकी हमने एक प्रक्रिया सेट कर दी सिंपल सीधी सी, उसी के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, तो वहां पर किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहती और काम भी सही ढंग से चलता रहता है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या होता है मापीकरण और सरलीकरण। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें आगे कार्य पद्धति अध्ययन। जैसे अभी हमने पढ़ा था ऊपर कि अलग अलग तरह के उन्होंने अध्ययन किए थे, तो पहला आ जाता है इसमें कार्य पद्धति अध्ययन। क्या होता है कार्य पद्धति अध्ययन? इसमें क्या रहेगा कि इसका मेन जो उद्देश्य होता है या जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है, कार्य को करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति को ढूंढना, कि कैसे सबसे अच्छे ढंग से कार्य को किया जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ मार्ग के निर्धारण के कई प्राचल होते हैं, कई पैरामीटर्स होते हैं कि कच्चा माल प्राप्त करने से लेकर तैयार माल को ग्राहक तक पहुंचाने तक प्रत्येक क्रिया पद्धति, जो क्रिया की जाएगी, प्रत्येक कार्य किया जाएगा, उसका अध्ययन किया जाता है। वो पद्धति इस अध्ययन के अंतर्गत आती है। टेलर ने क्या किया था कि टेलर ने कार्य पद्धति अध्ययन के माध्यम से कई क्रियाओं को एक साथ जोड़ने की अवधारणा का निर्माण किया था। जैसे कि फोर्ड मोटर कंपनी ने इस अवधारणा का सफलतापूर्वक उपयोग किया। आज भी ऑटो कंपनियां इसको अपना रही हैं। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य क्या रहता है? उत्पादन लागत को न्यूनतम रखना एवं ग्राहक को अधिकतम गुणवत्ता एवं संतुष्टि प्रदान करना। इसके लिए ये कई तकनीकें, कई टेक्निक्स का उपयोग करती हैं, जैसे कि प्रक्रिया चार्ट होता है एवं परिचालन अनुसंधान है, ये सारे कार्य करे जाते हैं। एक कार्य का डिजाइन तैयार करने के लिए समुच्चय रेखा का अर्थ है परिचालन क्रियाओं, कर्मचारियों का स्थान, मशीनों में कच्चा माल आदि का क्रम निर्धारित करना। यह सभी कुछ कार्यविधि अध्ययन का भाग। कार्यविधि का मतलब क्या होता है? किसी कार्य को करने की विधि, कि कोई भी वर्क जो होगा, कोई भी कार्य जो है, जॉब जो है, वो किस टेक्निक से, किस तरह से की जाएगी, उसका पूरा अध्ययन करना। कि एक क्रमबद्धता, यानी एक क्रम के साथ कि पहले हमें रॉ मटेरियल है, जो मशीनरी है, जो हमारा श्रम लगेगा, उसका अलग अलग अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद एक पूरी कार्यविधि तैयार की जाएगी, उसके अकॉर्डिंग कार्य किया जाएगा। फिर आ जाता है गति अध्ययन।
गति अध्ययन मोशन स्टडी, इसमें क्या रहता है, विभिन्न मुद्राओं की गति जो किसी विशेष प्रकार के कार्य को करने के लिए की जाती है का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि उठाना, रखना, बैठना या फिर स्थान बदलना। इसमें क्या रहता है कि कोई भी कार्य किस किस तरह से अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा करा जाएगा, जिससे कि ये देखना कि गति क्या है, स्पीड क्या है, किस तरह से कार्य को किया जाता है। उसके बाद एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है कि इस कार्य को इतने टाइम पर इस तरह से किया जा सकता है, और उस तरह से करेंगे अगर हम, तो हमारा जो होगा ज्यादा कार्यकुशलता के साथ, कार्यक्षमता के साथ उस कार्य को हम कर पाएंगे। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया है कि टेलर एवं उसके सहयोगी फ्रैंक गिलबर्ट ईंट बनाने की चेष्टाओं को 18 से 5 तक घटा लाए थे। टेलर ने यह दिखा दिया कि इस प्रक्रिया को अपनाने से उत्पादकता 4 गुना बढ़ जाती है। और इसके लिए जो मतलब अलग अलग मुद्राएं बताई उन्होंने शरीर की, जैसे कि उत्पादक जो मुद्राएं होती हैं, प्रासंगिक चेष्टाएं हैं, अन उत्पाद मुद्राएं हैं कि कब जो उत्पाद मतलब प्रोडक्शन में लगा है, किसी देर व्यक्ति ने थोड़ा सा रेस्ट लिया है, कार्य को नहीं कर रहा है, उसके लिए उन्होंने क्या किया था कि स्टॉप वॉच का यूज किया था और अलग तरह के चिन्ह और रंगों का प्रयोग किया था। तो इसकी सहायता से उन्होंने टेलर ने एक ऐसे उपकरण डिजाइन करने में सफल रहे थे जो श्रमिकों को उनके प्रयोग के संबंध में शिक्षित करने में उपयुक्त थे, और उसके जो परिणाम निकाले गए थे वो क्या थे कि एक कैसे कम से कम श्रम के साथ अच्छे से अच्छा सही टाइम पर उत्पादन किया जा सकता है। फिर आ जाता है इनका टाइम स्टडी, समय अध्ययन। समय अध्ययन में उन्होंने क्या किया था कि किस तरह से मानक समय का निर्धारण किया जाता है, ये एक स्टैंडर्ड टाइम का, जिस तरह से एक स्टैंडर्ड उन्होंने जो गति अध्ययन है कि किस तरह से कितनी स्पीड से व्यक्ति कार्य कर सकता है, कैसे कर सकता है, कितना टाइम वो अपना रेस्ट करने में ले रहा है, उसी के तरह इन्होंने समय अध्ययन भी किया कि टाइम का या मानक समय कितना लगना चाहिए किसी चीज को बनाने में। तो कार्य के प्रत्येक घटक के लिए समय मापन विधियों का इन्होंने प्रयोग किया था कि अलग अलग जो होते हैं कार्य विधियां, ऐसे हमने अलग अलग बांट ली, तो उस अलग अलग कार्य को करने में कितना समय लगना चाहिए। कई बार माप कर पूरे कार्य का मानक समय निश्चित किया जाता है। समय अध्ययन की पद्धति कार्य की मात्रा एवं बारंबारता, परिचालन की समय चक्र एवं समय मापन की लागत पर निर्भर करेगी। तो इससे इन्होंने समय अध्ययन से इन्होंने ये अलग अलग चीजों में अलग अलग कितना टाइम लगेगा उसका एक मानक टाइम निर्धारित किया। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया है कि अवलोकन से यह तय किया गया कि एक कार्डबोर्ड के बक्से को तैयार करने के लिए एक कर्मचारी का मानक समय कितना होगा, 20 मिनट होगा। कितना टाइम लेगा वो, 20 मिनट्स का टाइम लेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग अब बाकी श्रमिकों को देखा जाएगा कि कौन 20 मिनट के अंदर तैयार कर पा रहा है, कौन नहीं तैयार कर पा रहा है। जो नहीं तैयार कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा, उसकी रीजंस को निकाला जाएगा, उसको सुधारा जाएगा, जिससे कि सही टाइम पर एक साथ सारे लोगों का काम कंप्लीट हो सके और जो भी टारगेट है उसको अचीव किया जा सके। फिर है थकान अध्ययन, क्योंकि अब कार्य कर रहा है व्यक्ति लगातार, तो उसको कुछ टायर्ड भी होगा, थकान भी होगी। तो कोई भी व्यक्ति कार्य करते करते शारीरिक रूप से एवं मानसिक रूप से थकान अनुभव करने लगेगा। समय समय पर आराम मिलने पर व्यक्ति आंतरिक बल पुनः प्राप्त कर लेगा तथा पूर्ण क्षमता से कार्य कर सकेगा। जैसे कि कहीं पर भी आप फैक्ट्री वगैरह में देखते हैं तो लंच टाइम होता है, टी टाइम होता है, तो अलग अलग टाइम बीच में ब्रेक दिया जाता है। यहाँ से क्यों दिया जाता है, क्योंकि व्यक्ति कार्य करते करते थक जाता है, तो वहां पर वो उस टाइमिंग में लंच करना है या फिर जो टी टाइम है, ब्रेक मिल रहा है इवनिंग का, तो वहां पर अपने एक तरह से कह सकते हैं कि ऊर्जा को रिस्टोर करता है और दोबारा से कार्य करने के लिए प्रेरित होता है, तो वो हो जाएगा। उसके बारे में उन्होंने अध्ययन किया कि कितना होना चाहिए, कब कब निर्धारित हो। जैसे कि उदाहरण के लिए किसी संयंत्र में सामान्यतः 8 घंटे की एक पारी के हिसाब से 3 पारियों में कार्य होता है। यदि कार्य एक पारी में हो रहा है तो श्रमिक को भोजन आदि के लिए कुछ आराम का समय देना होगा। यदि कार्य भारी शारीरिक श्रम वाला है तो श्रमिक को कई बार थोड़ी थोड़ी अवधि के लिए आराम देना होगा, जिससे कि वो जो भी उसकी ऊर्जा या फिर जो भी कार्य उसने किया उसमें वेस्ट हुई है, इन्वेस्ट हुई है, वो उसको दोबारा से वो क्या कर सके, रिचार्ज कर सके, एक तरह से समझ लीजिए। तो उसके लिए समय समय पर उसको ब्रेक भी मिलना चाहिए। तो ये सारे अध्ययन उन्होंने किए थे, किस लिए, जिससे कि कार्य को कैसे कम से कम ढंग से कार्य को कैसे कम से कम समय में अच्छे से अच्छे ढंग से पूरी क्षमता के साथ कराया जा सके। इसी ये सारे अध्ययन करने के बाद ही उन्होंने क्या दिया था, अपना वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत दिया था। उसके बाद उन्होंने विविधात्मक पारिश्रमिक प्रणाली, आपने अगर ये पढ़ा होगा कि किस तरह से वेजेस दी जाती हैं अलग अलग, तो उसमें आपने कार्य अनुसार पढ़ी होगी, समय अनुसार पढ़ी होगी, विविधात्मक दर पद्धति पढ़ी होगी। तो जो विविधात्मक पारिश्रमिक प्रणाली थी उसके समर्थक थे। उन्होंने क्या कहा था कि एक कुशल होते हैं कुछ कारीगर और कुछ अकुशल होते हैं, तो दोनों ही कार्य कर रहे होते हैं, तो दोनों के कार्य में एक ये रहता है, जैसे एक 8 घंटे का टाइम है तो 8 घंटे का समय में दोनों ही कार्य कर रहे हैं। जो ज्यादा अच्छा है, कुशल है, वो ज्यादा प्रोडक्शन कर लेगा, ज्यादा उत्पादन करेगा, लेकिन जो अकुशल है वो ज्यादा उत्पादन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया था कि
मानक अवधि एवं अन्य मानदंड के ऊपर वर्णित कार्य अध्ययन के आधार पर निर्धारण करना चाहिए। यानी कि ये देखना चाहिए कि कार्य कितना किया गया है, उसी के बेसिस पे क्या दिया जाए, मजदूरी को देना चाहिए। उदाहरण की अगर हम बात करें, ये निर्धारित किया गया कि मानक उत्पादन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 10 इकाई है, यानी कि एक व्यक्ति एक दिन में 10 यूनिट्स को बनाता है एवं जो इस मानक को प्राप्त कर लेंगे अथवा उससे अधिक कार्य करेंगे उनको 50 रुपए प्रति इकाई से मजदूरी मिलेगी, जबकि जो इससे नीचे कार्य करेंगे उन्हें 40 रुपए। यानी कि जो व्यक्ति इसको पूरा कर लेगा, एक दिन में 10 यूनिट्स को बनाएगा, उसको 50 रुपीज के अकॉर्डिंग दिया जाएगा और जो व्यक्ति नहीं बना पाएगा उसको 40 रुपीज के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। इस प्रकार से एक कुशल कर्मचारी को कितने मिलेंगे, 550 मिलेंगे, जबकि प्रतिदिन भुगतान मिलेगा। जबकि अकुशल कर्मचारी जो होगा उसको क्या होगा, प्रतिदिन क्या हो, जैसे कि अगर 9 यूनिट्स बना रहा है तो उसको 360, यानी कि 10 है तो 10 तक तो 50 से ऊपर उसने बना लिया, एक एक्स्ट्रा तो 11 है हो गए उसके एक दिन के, तो 11 के अकॉर्डिंग उसको 550 रुपए मिले। लेकिन जो व्यक्ति 10 इकाइयों का टारगेट पूरा नहीं कर पाया, 9 ही उसने बनाई, तो उसको 360 रुपए मिलेंगे। तो इस तरह से ये क्या है, एक तरह से जस्टिफाई कर जाती है उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा कुशल हैं, स्किल्ड हैं, एफिशिएंसी से काम करते हैं, समय को बर्बाद नहीं करते, तो उनको एक तरह से समझ लीजिए प्रेरणा देती है, मोटिवेट करती है और ज़्यादा कार्य को करने के लिए। तो यही हो जाएगी आपकी विविधात्मक पारिश्रमिक प्रणाली। बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर हम वैज्ञानिक प्रबंध की दृष्टि से देखें तो बहुत ज़्यादा ही है, क्योंकि ये आपको इंडिविजुअली जो काम कर रहे होते हैं श्रमिक, उनको मोटिवेट करती है, अभिप्रेरित करती है और अच्छे से कार्य करने के लिए। वैज्ञानिक प्रबंध के हम अंतर्गत हमने पढ़ा कि जो डब्ल्यू टेलर थे उन्होंने बताया था कि किसी कारखाने में जो कार्य हो रहा है उस कार्यविधि को अलग अलग छोटे छोटे उसमें बांट करके हमें कार्य करना चाहिए। तो उन्होंने गति अध्ययन किया, समय अध्ययन किया, थकान अध्ययन किया और इसके अलावा उन्होंने विभेदात्मक जो मजदूरी पद्धति है वो भी बताई कि कैसे अलग अलग श्रमिकों को जो कुशल हैं जो अकुशल हैं उनको किस तरह से जो भी उनकी मजदूरी है वो देना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि वैज्ञानिक प्रबंध क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हेनरी फरोल के बारे में कि हेनरी फरोल के जो 14 सूत्री सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं, उसमें क्या बताया गया है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।